हेलो एंड वेलकम बैक टू पार्ट 2 ऑफ रिएक्ट नेटिव सीरीज। आप सबको नमस्ते। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सबसे पहले तो सॉरी, लास्ट वीडियो में बहुत बैकग्राउंड नॉइस थी, तो मैंने मेक श्योर किया है कि इस बार कोई बैकग्राउंड नॉइस नहीं आएगी। आज का जो हम टॉपिक देखने वाले हैं उसका नाम है पैकेज मैनेजर्स एंड बंडलर्स। अब जब आप रिएक्ट नेटिव की लार्ज स्केल एप्लीकेशंस बनाते हो या प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशन जब आप बनाते हो तो ये समझना ज़रूरी है कि उसके पीछे कितनी इंजीनियरिंग लगती है, उसके पीछे कौन से बंडलर्स हैं या कौन से पैकेज मैनेजर्स हैं जो उसको इतना जो रिएक्ट नेटिव को इतना ब्यूटीफुली हैंडल करते हैं या रिएक्ट नेटिव को इतना ईजिली जो कि रिएक्ट नेटिव को इतना इंजीनियरिंग वाइज इतना सुंदर बनाते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में जानना ज़रूरी है। अगर आपको ये सब चीज़ें मालूम होंगी, जैसे npm क्या है, मेट्रो क्या है, इसके अलावा बेबल किस लिए यूज़ होता है, ये सब चीज़ें अगर आपको पता होंगी, और मैं जानती हूँ इतनी डीप डाइव नॉलेज को ग्रैब करने के लिए ना सब रेडी हैं, क्योंकि इसी डीप डाइव नॉलेज से ही आपको कॉन्फिडेंस आता है कि आप अपनी ऐप को एक अच्छे लेवल पे लेके जा पाओ। आपको कॉन्फिडेंस आता है जब आप कोड में चेंजेस करते हो या जब आप कोड में देखते हो कि अच्छा ठीक है, मुझे कहीं पे कुछ जेसॉन में कुछ एडिटिंग करनी है, मुझे कहीं पे कुछ और एडिट करना है या कहीं कोई स्क्रिप्ट ऐड करनी है, तो ये सब आप तभी कर पाते हो जब आपको बेसिक यानी आपके जो ये फाउंडेशंस हैं ये क्लियर होते हैं, तभी आप कर पाते हो। तो आज के जो टॉपिक्स हैं उसकी तरफ चलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हम जो असेंशियल पैकेज मैनेजर्स हैं या जो बंडलर्स हैं उसके बारे में पता करेंगे आज। तो ये सब क्यों ज़रूरी हैं ये भी मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया, क्योंकि इन्हीं से हम अपने ऐप को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, इसी से हम अपनी ऐप की परफॉर्मेंस अच्छी कर सकते हैं। इन्हीं पैकेज मैनेजर्स की हेल्प से या बंडलर की हेल्प से हम अपनी ऐप को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी कर सकते हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये एक रिएक्ट नेटिव ऐप को बहुत ब्यूटीफुल बनाते हैं। आपको रिएक्ट नेटिव से लिटरली प्यार हो जाएगा अगर आपको ये सब चीज़ें पता होंगी तो, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं, विजुअल स्टूडियो एडिटर पे चलते हैं एक बार, जो हमने लास्ट वीडियो में इंस्टॉल किया था। आई होप आप सबने भी उसको इंस्टॉल किया था, और अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम आई है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ऐड कर दो। मैं कोशिश करूँगी कि उसको किसी वीडियो में कवर कर पाऊँ। मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा है। VS कोड पे आते हैं। अभी हालांकि यहाँ पर कुछ कोड वाइज कुछ भी नहीं है, वो सब चीज़ें हम धीरे धीरे करेंगे, और इवन धीरे धीरे हम अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट बनाएंगे। इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप मैं सारी चीज़ें आपको क्लियर करूँगी, ठीक है। तो अभी सबसे पहले क्या करते हैं, VS कोड हमने ओपन कर लिया है। अब चलते हैं एक बार रिएक्ट नेटिव की ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पर लिखते हैं reactnative.dev और यहाँ से चलते हैं हम गाइड्स में। गाइड्स में जाने के बाद आते हैं हम एनवायरनमेंट सेटअप पे, जहाँ पे लिखा हुआ है गेट स्टार्टेड विद रिएक्ट नेटिव, ठीक है। यहाँ पर हम लास्ट टाइम आए थे, गेट स्टार्टेड विदाउट अ फ्रेमवर्क। यहाँ पर एक कमांड दिया हुआ है npx रिएक्ट नेटिव कम्युनिटी CLI। इससे हम अपना जो है प्रोजेक्ट इनिशिएट कर सकते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, इसको यहाँ से कॉपी करती हूँ और यहाँ पर हम टर्मिनल को ओपन करते हैं। टर्मिनल को ओपन कैसे करना है, टर्मिनल को ओपन कैसे करना है, आपको सबसे पहले अगर आप मैक पे हो तो कंट्रोल और एक टिल्डे का साइन आता है ना कुछ इस तरीके से, उसको आपको ओपन करना है। उस पर आप क्लिक करोगे तो ये टर्मिनल ओपन हो जाएगा। और अगर वहां से नहीं हुआ तो सपोज यहाँ ऊपर भी एक ऑप्शन आता है टर्मिनल का, तो आप न्यू टर्मिनल पे जाओगे तो भी एक न्यू टर्मिनल ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपने पहले वाले प्रोजेक्ट से बाहर आ जाती हूँ और यहाँ पर मैं उस कमांड को पेस्ट करती हूँ। एक मिनट, ठीक है। और यहाँ पर क्या करते हैं, आपको सबसे पहले तो जब मैं उस प्रोजेक्ट से बाहर आई हूँ आपको ये देखना है कि आप किस लोकेशन पर हो, आप किस लोकेशन पे जो अपना फोल्डर है उसको सेव कर रहे हो। जैसे यहाँ पर मेरा जो लोकेशन है वो है डॉक्यूमेंट्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, npx@react native community CLI लेटेस्ट। लेटेस्ट से क्या मतलब है कि वो जो लेटेस्ट पैकेज होगा ना उसको पिक कर लेगा। अब इनिट के बाद जो है मुझे अपना फर्स्ट जो भी हम प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं उसका नाम देना है, ठीक है। अभी के लिए मैं एक नाम देती हूँ ऑसम प्रोजेक्ट, ठीक है। जैसे ही मैं एंटर करूंगी
एंटर करने के बाद मेरे से वो पूछेगा कि क्या आपको रिएक्ट नेटिव कम्युनिटी CLI जो है वो इंस्टॉल करना है। मैं बोलूँगी येस, वाई प्रेस करके एंटर, तो इतनी देर में वो इंस्टॉल हो जाएगा। अब जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो उसके बाद हमारे मेन चीज़ें जो हैं वो शुरू होंगी, जिसमें हम पता करेंगे कि NPM क्या है, मेट्रो क्या है, ये सब चीज़ें जो है हमें धीरे धीरे हम वहीं से पता करेंगे। तो इसको थोड़ा सा टाइम देते हैं एक बार इंस्टॉल होने के लिए। ठीक है, ये इंस्टॉल हो गया और कुछ इंस्ट्रक्शंस आ गई हैं हमारे पास कि आप रिएक्ट नेटिव को एंड्रॉयड में कैसे रन करोगे, iOS में किस तरीके से रन करोगे। ठीक है, तो ये सब जो इन्फॉर्मेशन है ये हमारे पास आ गई है। अब सबसे पहले क्या करते हैं, इस प्रोजेक्ट को इस विजुअल स्टूडियो कोड में लेके आते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैं जाऊंगी डॉक्यूमेंट्स में और यहाँ पर ये ऑसम प्रोजेक्ट है, इस ऑसम प्रोजेक्ट को मैं ड्रैग करके यहाँ लेकर आती हूँ और ये मेरा प्रोजेक्ट जो है वो ओपन हो गया है। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ पर एक एक करके ऑब्वियसली हम ये सारी चीज़ें समझेंगे, लेकिन अभी एक बार जाते हैं। अभी के लिए मैं package.json जो है वो आपको समझा नहीं रही हूँ, क्योंकि ये एक अलग टॉपिक है जिसके लिए मैं एक अलग पार्ट बनाऊंगी, जिसमें हम पूरा package.json जो है और packagelog.json जो है उसको समझेंगे। तो अभी के लिए एक बार package.json पे जाते हैं और यहाँ पर आप देखो हमारे पास एक सेक्शन है डिपेंडेंसीज का और एक डेव डिपेंडेंसीज का। ठीक है, ये भी समझेंगे कि ये क्या है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। लेकिन ये जो हमारी डिपेंडेंसीज हैं ये हमें कहाँ से मिल रही हैं, इसके लिए हमारे पास एक पैकेज मैनेजर होता है। मैं बताती हूँ उसको क्या बोलते हैं। NPM, आपने काफ़ी बार सुना होगा NPM के बारे में, और बहुत सारी जगह इवन आपने ये भी पढ़ा होगा कि NPM को नोड पैकेज मैनेजर बोलते हैं, जबकि ये गलत है। टेक्निकली नोड पैकेज मैनेजर जो है वो इसकी फुल फॉर्म नहीं है, बट ऑब्वियसली ये जो है नोड के पैकेजेस को मैनेज करता है। ठीक है, और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये जो है इसका मतलब नोड पैकेज मैनेजर, मतलब इसकी फुल फॉर्म नोड पैकेज मैनेजर तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, NPM जो है वो एक ओपन सोर्स रिपोजिटरी है, जैसे कि आपकी गिट पर और भी बहुत सारी रिपोजिटरी होती हैं, इसी तरीके से NPM जो है वो भी एक बहुत बड़ी रिपोजिटरी है। ठीक है, अब ये ओपन सोर्स रिपोजिटरी क्या होता है ये भी हम समझेंगे, और ये प्राइमरी पैकेज मैनेजर है JS के लिए, मतलब जावास्क्रिप्ट के इकोसिस्टम को फॉलो करके जो भी हमारी एप्स डेवलप होती हैं उसके अंदर हमारे जो पैकेजेस मैनेज होते हैं वो NPM से ही मैनेज होते हैं। ठीक है, अब ये हालांकि आपको लग रहा होगा कि मैंने बहुत कुछ बोल दिया है जो आपको शायद समझ में नहीं आया, तो एक एक करके चलते हैं। पब्लिक रिपोजिटरी, मैंने जैसे बताया, पब्लिक रिपोजिटरी का क्या मतलब है कि इसके अंदर बहुत सारे ऐसे पैकेजेस हैं। पैकेजेस का पहली बात तो क्या मतलब है, बहुत सारे ऐसे मैं बताऊंगी कि बहुत सारे इस तरीके के, आप समझ के चलो कि इस तरीके के प्रोजेक्ट्स हैं जो आपका काम आसान करने के लिए बनाए गए हैं। जैसे कि मान लो अब आपकी जो ऐप है उसके अंदर मान लो आपको कोई बटन चाहिए जो ऑलरेडी बना हुआ हो, तो आप क्या करोगे कि मतलब कि कोड लिखने की जगह बटन का आप क्या करोगे, उस पैकेज को यानी उस प्रोजेक्ट को अपने प्रोजेक्ट में इंस्टॉल कर लोगे और फिर आप डायरेक्टली उसकी कोई ना कोई क्लास कॉल करोगे और उसके बाद वो आपके जो ऐप है उसके अंदर शो होने लगेगा। तो NPM जो है वो वही पैकेजेस का कलेक्शन है। ठीक है, अब थोड़ा आसान हो गया समझना कि वही पैकेजेस मतलब कि उसी तरीके के काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स का कलेक्शन है। अब जैसे सपोज करो कि आप नए नए हो अभी ऐप डेवलपमेंट में और अभी आपके लॉजिक्स जो हैं वो बिल्ड हो रहे हैं, तो कुछ लोग क्या करते हैं, मतलब मैंने देखा है कि कुछ ऐप्स में क्या करते हैं लोग कि अगर मान लो आपको एक मोडाल दिखाना है या आपको अपनी ऐप में स्क्रॉल डालना है, तो क्या करेंगे, एक
पैकेज को इंस्टॉल कर लेंगे, यानी कि एक प्रोजेक्ट को अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉल कर लेंगे, जिससे कि ये काम जो है वो आसान हो जाएगा, उनको उसके लिए पूरा लॉजिक नहीं लिखना पड़ेगा। हालांकि इसके कुछ कॉन्स होते हैं, वो आपको धीरे धीरे पता चलेंगे क्या कॉन्स होते हैं, लेकिन हाँ प्रोज ये हैं कि इस तरीके के प्रोजेक्ट्स या इस तरीके के पैकेजेस जो हैं वो अवेलेबल हैं और आप उसको अपने प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हो। अब हम बात करते हैं एनपीएम के, वापस से एनपीएम के बारे में, कि ये एक पब्लिक रिपोजिटरी है, यानी कि कोई भी पब्लिक रिपोजिटरी का क्या मतलब है कि कोई भी इसके अंदर कंट्रीब्यूट कर सकता है, कोई भी इन प्रोजेक्ट्स को डाउनलोड कर सकता है, कोई भी इन प्रोजेक्ट को, जैसे सपोज आपके दिमाग में कुछ आइडिया आया कि मैं इस काम को आसान बना सकता हूँ, तो आप क्या करोगे कि आप भी एक नया पैकेज मैनेजर जो है वो बना दोगे और उसको npm पे डाल सकते हो। तो एनीवन कैन क्रिएट अ पुल रिक्वेस्ट, कैन गेट देम अप्रूव्ड, एक्सेस टू ग्लोबल कम्युनिटी, मतलब कि क्या हुआ कि जो भी हमारी डेवलपर्स की ग्लोबल कम्युनिटी है उस तक आप उसको भी आप एक्सेस कर सकते हो इसकी हेल्प से, ठीक है। अब हमने अगली बात बोली थी ओपन सोर्स, ये भी इसका भी अपने आप में वही मतलब है। ओपन सोर्स का मतलब यही है कि कोई भी जो है वो इसको यूज कर सकता है। इसके अलावा कोई भी इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है कि ये फीचर में कोई बग मिला तो आप रिपोर्ट कर सकते हो। आप अगर उसके अंदर कंट्रीब्यूटर हो तो आप अपना भी फीचर डेवलप करके दे सकते हो। तो ये एक ओपन सोर्स है जिसको कोई भी यूज कर सकता है और कोई भी जो है वो एक्सेस कर सकता है, ठीक है। अब पैकेज मैनेजर का मतलब, जैसे कि मैंने आपको समझाया पहले, इस तरीके से समझते हैं कि भाई पैकेज मैनेजर जो है वो एक तरीके से आप समझो कि एक बड़ा स्टोर है जिसके अंदर ना जावास्क्रिप्ट के पैकेजेस हैं, और आप क्या करते हो, आप सिंपली जाते हो स्टोर में और कुछ रेडीमेड सोल्यूशंस होते हैं, आपको जो रेडीमेड सोल्यूशन पसंद आता है अपने स्पेसिफिक टास्क के अकॉर्डिंग, आप उस पैकेज मैनेजर को वहां से अपनी कार्ट में डालते हो, और कार्ट में डालने का मतलब है कि आप अपने प्रोजेक्ट में उसको इंस्टॉल करते हो और आप यूज कर लेते हो। तो आई होप पैकेज मैनेजर जो है उसका मतलब समझ में आ गया होगा। तो npm जो है वो Node.js का पैकेज मैनेजर है, ना कि उसकी फुल फॉर्म ये है नोड पैकेज मैनेजर, ठीक। इसके बाद हम चलते हैं npm की वेबसाइट को भी एक्सेस करेंगे, ठीक है। अब npm जो है वो क्यों ऑसम है, क्योंकि आपको बहुत सारे पैकेजेस जो हैं वो एक जगह पर मिल जाएंगे, बहुत सारी लाइब्रेरीज जो है वो एक जगह पर मिल जाएंगी। आप पैकेजेस को इंस्टॉल कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट के अंदर, सिंपल सी कुछ कमांड होती हैं और कुछ प्रोजेक्ट के अंदर कमांड के अलावा कुछ स्टेप्स होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं, और इसके बाद आप उस प्रोजेक्ट को या उस पैकेज को अपने प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हो, ठीक है। अब मैनेजेस ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी समझना जो है वो जरूरी है। जैसे सपोज करो कि आपने एक पैकेज इंस्टॉल किया और उस पैकेज को कोई और पैकेज है जो उसमें कुछ काम करने के लिए हेल्प करता है, तो क्या हुआ, वो दोनों पैकेज कनेक्टेड हो गए। अब वो जो दूसरा पैकेज था वो भी किसी और के ऊपर डिपेंड करता होगा, तो ये जो है इसको हम ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी बोलते हैं। तो हमारा जो npm है वो इस ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को भी मैनेज करता है। आपको ये नहीं करना पड़ता कि अगर आपको a चाहिए और उसमें b की भी जरूरत है तो आप b इंस्टॉल करोगे, नहीं, a अपने आप में फुल पैकेज है जो b c d कितने भी उसके अंदर के प्रोजेक्ट्स होंगे उसको खुद से मैनेज करेगा, ठीक है। इसके बाद है कीप थिंग्स अपडेटेड। इसका क्या मतलब हुआ कि npm में हमेशा आपको अपडेशंस जो है वो मिलती रहेंगी कि जो भी उसके कंट्रीब्यूटर्स हैं, जो भी डेवलपर्स हैं उसके अंदर काम कर रहे होते हैं, तो एक्टिव डेवलपमेंट जो है वो चल रही होती है। इसकी वजह से आपको नए नए इम्प्रूवमेंट्स और अपडेटेड चीजें भी मिलेंगी। और भी बहुत सारे पैकेज मैनेजर्स अवेलेबल हैं, जैसे कि यान हो गया, pnpm हो गया, बन जो है वो एक नया टूल है, ठीक है। तो इस तरीके के और बहुत सारे पैकेजेस अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन npm जो है वो बाय डिफॉल्ट Node.js के साथ पैकेज हो जाता है, मतलब कि npm प्रेफर्ड है इसीलिए, ठीक है। ग्लोबल कम्युनिटी है जो उसको यूज कर रही है, जैसे मैंने बताया कि क्या क्या रीजंस हो सकते हैं कि npm क्यों डोमिनेंट है अभी भी, क्योंकि वो एक डिफॉल्ट पैकेज मैनेजर
था जब Node.js बिगनिंग में आया था, ठीक है। तो उसके साथ वो एक डिफॉल्ट पैकेज मैनेजर जो था वो इंटीग्रेट हुआ था। इसके अलावा ये जावास्क्रिप्ट पैकेजेस जो हैं उसके लिए बिगेस्ट रजिस्ट्री है, मतलब सबसे बड़ा कलेक्शन जो है वो यहीं पर है। तो इसीलिए जो भी डेवलपर्स हैं या जो भी डेवलपमेंट कम्युनिटी है उसकी ये गो टू चॉइस है, ठीक है। इसके बाद ये कि भाई जो डॉक्यूमेंटेशन है, जब मैं अभी वेबसाइट पे जाऊंगी आपको दिखाऊंगी, तो जो इसकी डॉक्यूमेंटेशन है वो भी काफ़ी अच्छी है। मतलब बहुत क्लियर हो जाता है कि स्टेप बाय स्टेप आपको पता है कि अगर आपको कोई पैकेज इंस्टॉल करना है तो वो किस तरीके से इंस्टॉल होगा, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर एक्सीलेंट इसके CI/CD टूल्स हैं, मतलब कि इसकी इंटीग्रेशन जो है वो CI/CD के साथ बहुत आसान हो जाती है। CI/CD को किसी और सीरीज में कवर करेंगे, लेकिन वो आप समझो कि आप जब अपनी ऐप बनाते हो तो ऑटोमेटिक सारे जो आपकी ऐप का बिल्ड बन जाना, डेवलपमेंट में चले जाना, डिप्लॉयमेंट में चले जाना, ये सब जो मैनेज करता है वो CI/CD के थ्रू मैनेज होता है। तो मैं बोलूँगी कि इसी वजह से NPM जो है वो डोमिनेंट है, ज़्यादा लोग उसको यूज़ करते हैं। अब क्या करते हैं, NPM की एक बार वेबसाइट पे चलते हैं। यहाँ जाते हैं NPM, मैंने गलत लिख दिया है, npm.js, आई थिंक ये है लिंक, हाँ, npmjs.com, npmjs.com, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम कुछ भी पैकेजेस जो हैं उसको सर्च कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम सर्च करते हैं npm रिएक्ट नेटिव। मैं यहाँ रिएक्ट नेटिव क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि हम पर्टिकुलरली रिएक्ट नेटिव के लिए वो पैकेज ढूंढ रहे हैं। और सपोज करो मैं यहाँ पर मोडाल लिखती हूँ तो सर्च करते हैं, अब मुझे यहाँ पर बहुत सारे पैकेजेस मिल गए। मैं इसमें से जाऊंगी जिसमें सबसे ज़्यादा डाउनलोड्स हैं या जो मुझे लग रहा है कि पॉपुलर है। जैसे सपोज मैं ये यूज़ करती हूँ रिएक्ट नेटिव मोडाल। अगर मैंने इसको क्लिक किया तो यहाँ पर देखो आप रिएक्ट नेटिव मोडाल की सारी चीज़ें होंगी, मतलब उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी है, उसके अंदर क्या डिपेंडेंसीज हैं, मतलब वो सब कुछ जो है वो इसके अंदर मेंशन है। अब रिएक्ट नेटिव मोडाल का क्या मतलब है, इस तरीके से कुछ एक पॉपअप अलग सा आ जाता है आपकी स्क्रीन पे, आपने कभी ध्यान दिया हो तो। हालांकि इसके लिए हमारे पास इंटरनल API अवेलेबल है रिएक्ट नेटिव में मोडाल की ही, तो हमें ये इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखा रही हूँ। तो इसमें क्या है कि इसको इंस्टॉल करने का क्या तरीका है, ये लिखा है यहाँ पर इंस्टॉल npm i रिएक्ट नेटिव मोडाल। आप यहाँ से इसको कॉपी करोगे, ठीक है। और हम डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लेते हैं इसके सेटअप के लिए हमें क्या चाहिए। लाइब्रेरी जो है वो npm पे है, ठीक है, इस तरीके से, या फिर yarn यूज़ करके जो हमने अभी पढ़ा था एक और पैकेज मैनेजर, इस तरीके से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। और इसको यूज़ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जहाँ भी आप यूज़ करोगे इस तरीके से आपको इसको इंपोर्ट करना होगा, और इंपोर्ट करने के बाद आप अपना कोड करोगे। ये सब चीज़ें हम आगे समझेंगे। अभी आप, मुझे पता है आपको अभी ये जो कोड लिखा हुआ है ये अभी इतना क्लियर नहीं हो रहा होगा, बट डोंट वरी, ये सब धीरे धीरे होगा। तो अभी क्या हुआ, इन्होंने इसके अलावा कोई और सेटअप नहीं बताया हुआ कि कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब क्या करते हैं, हम अपने वापस से प्रोजेक्ट पे चलते हैं और यहाँ पर मैं क्या करूँगी, वापस से टर्मिनल ओपन करूँगी। तो टर्मिनल ओपन करने के बाद मैं अपने रिएक्ट नेटिव के ऑसम प्रोजेक्ट के अंदर हूँ। यहाँ पे मैं कमांड V कर दूँगी, यानी कि जो हमने वहाँ से कॉपी किया था उसको हमने यहाँ पेस्ट किया, और एंटर करूँगी। जैसे ही एंटर करूँगी तो आ गया कि कुछ पैकेजेस जो हैं वो इंस्टॉल हुए हैं, और मैं यहाँ से cd iOS करके अब मैं iOS के फोल्डर के अंदर आ गई हूँ। यहाँ लिखूँगी मैं pod इंस्टॉल, ठीक है, और pod इंस्टॉल से मेरा जो ये वाला पैकेज है वो iOS में भी इंस्टॉल हो गया है, और अब मैं यहाँ से iOS वाले पैकेज से बाहर आ जाऊंगी। तो अब देखो आप यहाँ पर चेंजेस दिख रहे हैं ऑसम प्रोजेक्ट के अंदर, और package.json जो है इसके अंदर भी चेंजेस दिख रहे हैं। अब वो चेंज क्या दिख रहा है, यहाँ पे पहले रिएक्ट नेटिव मोडाल करके हमारे पास नहीं था ये, अब ये भी हमारे पास ऑप्शन आ गया है। मैं ये भी बताऊंगी आपको कि ये हम कैरेट या ये जो हमारा टिल्डा होता है ये हम कब यूज़ करते हैं, वो हम आने वाली वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन ये देखो इस तरीके से ये पैकेज जो है वो इंस्टॉल हो गया है। अब मैं जब भी चाहूँ अपनी ऐप के अंदर इस पैकेज को कॉल करके मोडाल को यूज़ कर सकती हूँ। तो आई होप अब NPM जो है वो काफ़ी क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मतलब आप ये देखो कि कितना ब्यूटीफुल है ये फ्रेमवर्क, इतने सब कुछ रेडीमेड सोल्यूशन अवेलेबल हैं कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन हाँ, ऑब्वियसली आपको ये समझ होनी चाहिए कि मुझे कब प्रोजेक्ट कब
कब कौन सा पैकेज मैनेजर चाहिए और कब नहीं चाहिए। इनिशियली जब मैंने पढ़ना शुरू किया था तब मैं भी हर चीज़ के लिए पैकेज इंस्टॉल करती थी, जबकि वो एक गलत अप्रोच है। आपको लॉजिक्स लिखने आने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी इंटरनल एपीआईज हैं जो अवेलेबल हैं, और उसके लिए मुझे पैकेज मैनेजर को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके लिए आपको पैकेज की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि ये भी मतलब हम जब अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट करेंगे उस टाइम पे देखेंगे कि हमें बेसिक कौन से पैकेजेस हैं जिनकी ज़रूरत है, जैसे स्क्रीन है, सेफ एरिया व्यू है, सॉरी सेफ एरिया कंटेक्स्ट है, जेस्चर हैंडलर है, ये सब चीज़ें हमें बेसिक फाउंडेशन के लिए चाहिए। अब मैं आपको बोल रही थी कि मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखाती हूँ, तो आप ये देखो, ये तो है इसकी रिपोजिटरी। आप रिपोजिटरी पे जाके देख सकते हो कि चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। अगर मैं ये कमिट पे क्लिक करती हूँ तो मुझे दिख जाएगा कि लास्ट कमिट जो हुआ है वो 2025 अप्रैल में हुआ है, यानी कि ये एक्टिवली मैनेज हो रही है, डिसेंट है, मतलब कि अप्रैल तक काम हुआ है इस पे। और इसके अंदर वीकली डाउनलोड देखो कितने हैं, इतने लोग जो हैं ऑलमोस्ट इसको वीकली डाउनलोड कर रहे हैं, ठीक है। और इसका जो वर्जन है वो ये चल रहा है। MIT एक टाइप का लाइसेंस होता है, ये भी मैं आपको बताऊंगी कि ये किस टाइप का लाइसेंस होता है, ये हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये हमारी इसके अंदर ऑलरेडी मेंशन है। अब रिएक्ट नेटिव मोडाल को अगर हम यहाँ नोड मॉड्यूल्स में जाकर देखें, मैं आपको नोड मॉड्यूल्स भी बताऊंगी कि क्या है। अभी हमने रिएक्ट नेटिव मोडाल इंस्टॉल किया है तो ऑब्वियसली इसका पैकेज यहाँ कहीं बना होगा। PQR, ठीक है, तो रिएक्ट नेटिव मोडाल, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो रिएक्ट नेटिव मोडाल का ये पैकेज इंस्टॉल हुआ है यहाँ पर। अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर एक तो लाइसेंस है, इसके अंदर देखो इसकी ना अपनी डिपेंडेंसीज होंगी, इसकी अपनी डिपेंडेंसीज हैं, इसको ये चाहिए, ये इसके लिए चाहिए, मतलब ये जो चीज़ें हैं ना ये इसने खुद से मैनेज करी हैं, मैंने नहीं इंस्टॉल किया। रिएक्ट नेटिव एनिमेटेबल और ये जो और भी चीज़ें हैं ये सब मैंने नहीं इंस्टॉल करी हैं, ये इसने खुद से इंस्टॉल करी हैं। तो यही खासियत है NPM की कि आपको बाय डिफ़ॉल्ट ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, मैंने बताया था आपको वर्ड ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, आई होप आप ये सब नोट कर रहे होगे क्योंकि नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी है। अगर नोट्स बनाओगे तो ये सब चीज़ें जो है ना हमेशा दिमाग में रहेंगी और हर वक्त ना कुछ काम करते हुए आप दिमाग में रखोगे कि अच्छा ये वर्ड मैंने पढ़ा था। तो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज जो हैं वो सब NPM खुद से मैनेज करता है। तो ये जो अभी इसने मैनेज की है, ये वाली जो डिपेंडेंसीज थी या ये सब इसने खुद से मैनेज करी है, हमने कुछ भी अलग से इंस्टॉल नहीं किया, ठीक है। तो ये फायदा है NPM यूज करने का। अब हमने बेसिक NPM तो देख लिया, ये जरूरी था देखना, हालांकि ये सब फोल्डर्स को समझना भी जरूरी है, धीरे धीरे करेंगे, लेकिन क्योंकि हम पैकेज मैनेजर्स और बंडलर्स को समझ रहे हैं तो इसीलिए ये सब समझना जरूरी है। अब इसके बाद आते हैं हम मेट्रो पे। मेट्रो का क्या मतलब है, और अगर आपको ये सब चीज़ें पता है ना तो आई एम श्योर आपसे कभी भी कोई भी इंटरव्यू में कुछ भी पूछेगा ना आप बहुत आराम से बता पाओगे। तो ये सब चीज़ों को जानना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि यही ब्यूटी है, यही एक प्रोसेस है, इसी से आपकी इंजीनियरिंग स्ट्रांग होगी, ठीक है। तो मेट्रो के बारे में जानते हैं। अब मेट्रो क्या है, मेट्रो बेसिकली जो है वो रिएक्ट नेटिव का बंडलर है, ठीक है। अब बंडलर का क्या मतलब हुआ, जब आप अपनी रिएक्ट नेटिव की ऐप बनाते हो और उसको बंडल करते हो, ठीक है, तो बंडल करने के टाइम पे क्या होता है कि कुछ चीज़ें हो सकता है हमें ज़रूरत पड़े अपने कोड को छोटा करने के लिए या कोड में कुछ इम्प्रूवमेंट करने के लिए, इसीलिए हम रिएक्ट नेटिव के अंदर बंडलर्स यूज़, इसीलिए रिएक्ट नेटिव में ये बंडलर्स हैं और मेट्रो जो है इसका बाय डिफ़ॉल्ट बंडलर है। अब जब हम ये बोलते हैं ना कि रिएक्ट नेटिव बहुत फास्ट है, तो वो क्यों फास्ट है, क्योंकि इस तरीके के बंडलर्स अवेलेबल हैं, इस तरीके के पैकेज मैनेजर्स अवेलेबल हैं जो कि इसको फास्ट बनाते हैं। अगर हम मेट्रो की वेबसाइट पे चलें, अगर हम यहाँ पे लिखें मेट्रो रिएक्ट नेटिव, ठीक है, तो ये एक तो मेट्रो का सेक्शन जो रिएक्ट नेटिव के वेबसाइट पर है वो आ गया और ये है मेट्रो की अपनी वेबसाइट। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द जावास्क्रिप्ट बंडलर फॉर रिएक्ट नेटिव, ये रिएक्ट नेटिव का डिफॉल्ट जावास्क्रिप्ट बंडलर है, ठीक है। अब इसके अंदर ना
कुछ स्टेप्स होते हैं जिन स्टेप्स में मेट्रो जो है वो काम करता है। तो क्या करते हैं, इसकी वेबसाइट पे समझने के लिए हमें इसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट आता है। ठीक है, इसके अंदर हम चलते हैं कॉन्सेप्ट्स पे। अब देखो, आपको ना वेबसाइट पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जो भी टॉपिक आप पिक कर रहे हो उसकी वेबसाइट पे जाके डॉक्यूमेंटेशन को ज़रूर फॉलो करो। ये हैबिट मुझे भी किसी से मिली है, तो मैं भी कोशिश करती हूँ कि जब भी मैं किसी एक टॉपिक को पिक करूँ तो मैं उसकी वेबसाइट को ज़रूर रीड करूँ, क्योंकि वहीं से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, वहीं से आपको बेसिक और एडवांस सब इन्फॉर्मेशन वहीं पे मिलेगी। तो अब क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि मेट्रो जो है वो एक जावास्क्रिप्ट बंडलर है। अब इसका जो बंडलिंग प्रोसेस है, मतलब कि हमारी ऐप का जो बंडलिंग प्रोसेस है वो 3 स्टेजेस में होता है। आई नो कि ये वीडियो काफ़ी लंबा जा रहा है और बहुत सारा थ्योरी है, बट ये ज़रूरी है समझना। अगर आपको ये सब कुछ क्लियर है तो फिर बहुत ही स्मूथ हो जाएगा आपका लर्निंग कर्व जो है रिएक्ट नेटिव में, वो इतना स्टीप नहीं रहेगा। ठीक है, तो अब इसके अंदर 3 स्टेजेस होते हैं, रेजोल्यूशन स्टेज, ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज और सीरियलाइजेशन स्टेज। रेजोल्यूशन स्टेज का ये मतलब है कि एक एक करके सारी डिपेंडेंसीज को, यानी कि सारी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज को रिजॉल्व करते जाओ। ठीक है, जैसे इसमें क्या लिखा है, मेट्रो नीड्स टू बिल्ड अ ग्राफ ऑफ ऑल द मॉड्यूल्स दैट आर रिक्वायर्ड फ्रॉम द एंट्री पॉइंट। अच्छा, हमारी ऐप का एंट्री पॉइंट क्या है, वो है index.js। index.js के अंदर हमारा जो एंट्री पॉइंट है वो डिसाइड हो जाता है। ठीक है, अब ये जो है ऐप, ये हमारा एंट्री पॉइंट है, यहाँ से हमारा पूरा मैप जो है index.js से ये पूरा मैप बनना शुरू हो जाता है कि ठीक है, सबसे पहले जाना है app.js पे, app.js से मुझे जाना है सपोज किसी और सोर्स फाइल पे, फिर उस सोर्स फाइल से मुझे किसी और रिसोर्स फाइल पे। तो ये जो चीज़ें हैं ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी का पार्ट है, जैसे कि पैकेज.json में होता है। इसी तरीके से ऐप के अंदर भी एक, आप ये लगा के चलो कि अभी मैं आपको डेव टूल्स दिखाऊंगी तो उसके अंदर आपको पता चलेगा कि ठीक है, ये इतनी सारी चीज़ें हैं जो एक तरीके का मैप बनाती हैं आपकी ऐप का। तो जैसे जैसे करके चीज़ें जुड़ती जाती हैं वैसे वैसे करके मैप बनता जाता है। तो जो हमारा फर्स्ट स्टेज है रेजोल्यूशन स्टेज, उसके अंदर काइंड ऑफ पूरा एक मैप बन जाता है पूरी ऐप का। ठीक है, तो उससे क्या है कि ये सारे प्रोसेस जो हैं वो उसी में रिजॉल्व हो जाते हैं। तो इस स्टेज को हम कहते हैं रेजोल्यूशन स्टेज। मतलब आप ये लगा के चलो कि इसी स्टेज के अंदर ना आपका पूरा डिपेंडेंसी ग्राफ बन जाता है आपकी ऐप का। जैसे सपोज आप ऐप की जो एंट्री पॉइंट थी आपकी index.js, वहां से आप गए app.js में। ठीक है, app.js से आप गए होम स्क्रीन पे, होम स्क्रीन से आप गए किसी और मॉड्यूल पे। तो ये पूरा एक डिपेंडेंसी ग्राफ है, ये पूरा एक चार्ट है एक तरीके से। मतलब एक पूरा भी लगा के चलो कि आपको ना एक वायर फ्रेम मिल जाता है कि आपकी ऐप जो है वो इस चीज़ पे यहाँ डिपेंड करती है। तो मेट्रो जो है ना इन सब चीज़ों को ट्रैक करता है। ठीक है, और भी बहुत सारे फीचर्स हैं मेट्रो के, लेकिन ये सबसे पहला फीचर है जिसके अंदर वो रिजॉल्व कर लेता है। अब हमारा सेकंड स्टेज जो है वो आता है, जो है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज। ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज का मतलब ये है कि हमारा जितना भी कोड लिखा गया है मॉड्यूल में, उस पूरे कोड को ना आप ट्रांसपाइल कर दो, जो कि उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को समझ में आए उस फॉर्मेट में, यानी कि जो हमारा टारगेट प्लेटफॉर्म जैसे iOS और एंड्रॉयड, इन प्लेटफॉर्म को जो भी चीज़ समझ में आए उस तरीके से उस तरीके से हमारा जो बंडल है, हमारा जो पूरा कंपोनेंट है या जो हमारा पूरा ऐप है उसको ट्रांसपाइल कर दो उस फॉर्मेट में जो कि वो नेटिव जिस भी प्लेटफॉर्म के लिए वो उसको समझ पाए। और ये सब करने में हेल्प कौन करता है, बेबल। ठीक है, बेबल या बेबल कुछ भी बोलो आप। तो बेबल जो है, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम बेबल भी देखेंगे आज, तो बेबल की भी एक बाय डिफॉल्ट कॉन्फ़िग फाइल बनती है यहाँ पर। अब इसका मतलब भी होता है कुछ, ये भी बताऊंगी आपको, लेकिन पहले हम क्या करते हैं कि रिएक्ट नेटिव के जो हमारे मेट्रो के बंडलिंग स्टेजेस हैं वो सब देख लेते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज जो है हमारा वो हो गया जहाँ पे हमारा पूरा कोड जो है वो ट्रांसपाइल हो रहा है बेबल की हेल्प से। जैसे कि सपोज करो कि आपके जैसे आप एरो फंक्शंस लिख रहे हो, या आप जो भी कोड कर रहे हो इंपोर्ट एक्सपोर्ट, या जैसे कि आप टाइपस्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हो या आपने एरो फंक्शन यूज़ किया क्योंकि ये हमारा मॉडर्न जावास्क्रिप्ट है, तो हमारा जो
प्लेटफॉर्म है, यानी कि जो हमारा iOS या एंड्रॉयड है, वो तो ये भाषा नहीं समझता, वो तो जावास्क्रिप्ट को नहीं समझता, उसको तो वही फॉर्मेट समझ में आता है जो उसके लिए बाय डिफॉल्ट डिजाइन किया गया है, जो उसके लिए बनाया गया है, तो उसके लिए हेल्प करता है हमारा बेबल। ठीक है, अब बेबल को भी हम और डिटेल में देखेंगे, लेकिन अभी जो है ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज था। इसके बाद आता है हमारा सीरियलाइजेशन स्टेज। मैं बोलूंगी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है। इस स्टेज के अंदर जो है वो आपका जो मॉड्यूल है जो ट्रांसफॉर्म हुआ है ये सीरियलाइज होता है। इस स्टेज पे जो है मतलब वो आपका कोड जो है वो सीरियलाइज होता है। सीरियलाइज का क्या मतलब है कि मल्टीपल बहुत सारे बंडल्स बनके वो कंबाइन होके एक बनते हैं, और इसी स्टेज में जो हमारा इंजन है, जो हमारा नया इंजन है रिएक्ट नेटिव का, हर्म्स इंजन या हर्मीज भी मैंने देखा है कुछ लोग बोलते हैं, तो ये जो हर्म्स इंजन है इसका रोल जो है इस टाइम पे इम्पोर्टेंट होता है। अब ये जो हमारी फाइल बनती है इस टाइम पे, ठीक है, जब हम अपना बंडल करते हैं तो जो हमारी फाइल बनती है, ठीक है, वो फाइल जो है वो जो हमारा बंडल बना है वो फाइल जो है वो एक सोर्स मैप भी जनरेट करता है, जो आगे यूज होता है हमारे क्रैशेस को इवेल्युएट करने के लिए, या जब हम अपनी परफॉर्मेंस इवेल्युएशन टूल्स यूज करते हैं जैसे कि ये डायनाट्रेस, सेंट्री, इन सब को जब हम यूज करते हैं तो वो सोर्स मैप फाइल जो है वो वहां डलती है। तो ये जो चीजें हैं ये हमारी जो लास्ट स्टेज है मेट्रो की सीरियलाइजेशन स्टेज उसमें होता है। तो ये सारे स्टेप्स को पूरा करके हमारा एक बंडल बनता है। एक तो वो बंडल बन गया जो हमने पब्लिश करना है, एक वो बंडल बन गया हमारा सोर्स मैप वाला जो हमने सेंट्री या उसके लिए यूज करना है। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं हमारी ये सब मेट्रो के थ्रू हैंडल होती हैं, तभी रिएक्ट नेटिव इतना फास्ट है क्योंकि उसके पास इतने सुंदर, इतने बढ़िया इंजीनियरिंग टूल्स अवेलेबल है ना, मतलब ये इंजीनियरिंग मार्वल्स है मैं बोलूंगी। अब हम बोलते हैं, अब हम चलते हैं जो बेबल की कॉन्फ़िगरेशन है उस पर। यहाँ पर एक प्रीसेट दिया हुआ है। इस प्रीसेट का क्या मतलब है, जैसे मैंने आपको बताया, अभी मैं यहाँ पे आपको रैंडमली लिख के बताती हूँ। जैसे हमारा एरो फंक्शन हो गया, ओके, एक बारी क्या करते हैं यहाँ पर, ठीक है, चलो मान लो हमारा एरो फंक्शन हो गया। ठीक है, अब एरो फंक्शन जो है हमारा, ये हमारा मॉडर्न जावास्क्रिप्ट का पार्ट है। एसिंक अवेट जो है, असिंक अवेट जो है ये भी हमारा मॉडर्न जावास्क्रिप्ट का पार्ट है। अब रिएक्ट नेटिव के अंदर जो है जो हमारा iOS या एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म है वो तो इन चीज़ों को नहीं समझता। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, वो तो इन चीज़ों को नहीं समझता। जैसे हमारी टाइप स्क्रिप्ट हो गई, वो तो इन सब चीज़ों को नहीं समझता। अब हमें इन सब चीज़ों को कन्वर्ट करना पड़ता है उस लैंग्वेज में या उस फॉर्मेट में जो कि ये दोनों प्लेटफॉर्म समझ पाए। तो उसके लिए क्या होता है कि इन सब चीज़ों के लिए ना, जैसे ये जो है ना, ये सपोज करके चलो कि एक ग्रुप का पार्ट होंगे, यानी एक प्रीसेट का पार्ट होंगे। ठीक है, अब जैसे बेबल की वेबसाइट पे चलते हैं हम, यहाँ से बेबल JS। ठीक है, अब यहाँ पे देखो उसने क्या लिखा हुआ है, बेबल इज अ जावास्क्रिप्ट कंपाइलर। ठीक है, अब क्या है यहाँ पर देखो इसने दिखाया भी हुआ है कुछ चीज़ों के लिए कि अगर आप यहाँ पर ये कोड लिखोगे तो वो, अभी इन्होंने ब्राउजर में दिखाया हुआ है कि तो वो किस तरीके से जो है वो ट्रांसपाइल हो जाएगा या कंपाइल हो जाएगा ब्राउजर की भाषा में, ब्राउजर के फॉर्मेट में। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर सपोज एरो फंक्शन लिखती हूँ कोई कॉन्स्ट चेकिंग, अगर मैं यहाँ कोई एरो फंक्शन लिखती हूँ, ठीक है, तो उसने क्या किया कि उसको ब्राउजर अंडरस्टैंडिंग जिस फॉर्मेट में होएगी उसमें कन्वर्ट कर दिया। अभी तो ये बहुत सिंपल सी चीज़ थी इसीलिए, लेकिन iOS और एंड्रॉयड भी इस चीज़ को नहीं समझते, उनको उन्हीं के फॉर्मेट में समझाना पड़ेगा। तो अब क्या है कि इसके ना कुछ प्रीसेट्स बने हुए हैं, जैसे यहाँ पर देखो आप, कुछ प्रीसेट्स बने हुए हैं, जिन प्रीसेट्स के अंदर ना क्या क्या कवर हो रहा है वो दिया हुआ है कि 2000 ES6 या ES5 इसके अंदर कवर्ड है। ठीक है, और इसके अलावा ट्रांसफॉर्म JS6 जो है वो इस प्रीसेट के अंदर कवर है। तो जो हमारा बाय डिफॉल्ट हमें यहाँ प्रीसेट, यानी कि बाय डिफॉल्ट जो एक ग्रुप मिलता है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो ट्रांसपाइल हो जाएंगी वो कवर्ड हैं, तो वो बाय डिफॉल्ट ये वाला प्रीसेट है। लेकिन अगर आपको मान लो किसी और
कोई आपने ऐसा कोड किया जो कि कन्वर्ट नहीं हो पा रहा, ट्रांसपाइल नहीं हो पा रहा, तो हमें ऑलरेडी एरर मिल जाएगा और हमें यहाँ पर ढूंढ के यहाँ से कि भाई वो वाला फीचर कहाँ सपोर्टेड है, वो वाला प्रीसेट जो है, सपोज इस प्रीसेट में सपोर्टेड है या इस प्रीसेट में सपोर्टेड है, हमें वो वाले जो प्रीसेट्स जो हैं उनको यहाँ पर जो है यहाँ से ऐड करना पड़ेगा, यहाँ से जो है ये देखो ये ऐड करना पड़ेगा हमें अपने रिएक्ट नेटिव के प्रोजेक्ट के अंदर। तो आई होप मैंने आपको बेबल के प्रीसेट्स और इन सब चीज़ों के बारे में बता दिया। ये बहुत सिंपल था, लेकिन थोड़ा वेबसाइट पे जाके पढ़ोगे तो थोड़ा और आसान हो जाएगा। और मुझे पता है कि इतनी डीप नॉलेज ना कोई भी नहीं दे रहा है, मतलब ये ना ऐसी चीज़ है जो मुझे विद एक्सपीरियंस आई है, जो मैंने खुद इतने आर्टिकल्स पढ़ के इतना सब कुछ इधर ढूंढ के मैंने इन सब चीज़ों को पता किया है। तो ये इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास भी ना एक वैसी इन्फॉर्मेशन या वैसी चीज़, वैसी नॉलेज होनी चाहिए जो कोई भी इंटरव्यू क्रैक करने में प्रॉब्लम ना करे। और जो जब आप अपनी ऐप में चेंजेस करो तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको पता हो कि आपको कहाँ पे क्या चीज़ ऐड करनी है। जैसे सपोज आपकी ऐप में कहीं पे आपने कोई एक ऐसी जावास्क्रिप्ट लिखी है जो कंपाइल नहीं हो पा रही है iOS या एंड्रॉइड के लिए, तो आपको पता हो कि ठीक है मुझे बेबल की वेबसाइट पे जाना है, मुझे वहाँ देखना है कि कौन सा प्रीसेट यानी कि कौन सा वो वाला ग्रुप है जिसके अंदर वो कन्वर्जन अवेलेबल है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, वो वाला प्रीसेट ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि ये जो चीज़ें हैं ना ये बहुत ज़रूरी हैं समझनी। तो आज के लिए मैं बोलूँगी कि हमने क्या क्या अभी तक कवर कर लिया। हमने सबसे पहले शुरू किया npm से, इसके बाद हमने मेट्रो को कवर किया, इसके बाद हमने ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी समझी वो क्या होती है, हमने बेबल को कवर किया, हमने मेट्रो के सारे स्टेजेस समझे, मैंने आपको एक इंजन भी बताया, हर्म्स इंजन, और डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। अभी एक टॉपिक और बचा है जिसको बोलते हैं नोड मॉड्यूल्स। तो ये जो नोड मॉड्यूल्स हैं ये हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट आते हैं। अगर जैसे मान लो मैं बेबल पे क्लिक कर रही हूँ तो ये देखो बेबल के साथ कितनी सारी और क्लासेस हैं जो हमें मिली हैं, या कितने सारे और हेल्पर फंक्शंस बोल लो, या मतलब जो यहाँ पर मेंशन हो रहा है, जो पार्स कर रहे हैं कोड को। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ना ये सब नोड मॉड्यूल्स के अंदर मैनेज होती हैं। हमारी जो भी हम पैकेज इंस्टॉल करते हैं या जो भी हमारा पैकेज प्री इंस्टॉल्ड हमारी रिएक्ट नेटिव के पैकेज रिएक्ट नेटिव के साथ आता है, वो सब जो है यहाँ नोड मॉड्यूल्स में लिस्टेड होता है। तो अगर हमें कहीं पे भी कुछ चेंज करना है, ठीक है, तो हम पैच क्रिएट कर सकते हैं उसका कि इसके अकॉर्डिंग चेंजेस चलते रहें। ESLint, ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगी कि ये सब हम क्यों यूज़ करते हैं, हस्की, ESLint और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब ये देखो हर्म्स मैंने आपको बताया था, तो हर्म्स इसके अंदर आ गया। ठीक है, और इसके अलावा जेस्ट या मेट्रो, ये देखो मेट्रो का अलग नोड मॉड्यूल है क्योंकि उसके लिए अलग तरीके की डिपेंडेंसीज हैं। ठीक है, इसके पैकेज.json में अगर आप देखो तो कितनी डिपेंडेंसीज हैं जो मेट्रो के लिए चाहिए, ठीक है, या जो उसको बनाने के लिए यूज हुई है। मतलब ये सब चीज़ें जो हैं वो कहाँ से मैनेज हो रही हैं, npm से, जो कि हमें रिएक्ट नेटिव में नोड मॉड्यूल्स के थ्रू मिल जाता है। मतलब कि हम जितना भी अपना npm पैकेज इंस्टॉल करते हैं वो सब नोड मॉड्यूल्स के अंदर होता है। ठीक है, अब आई थिंक मुझे लग रहा है मुझे जो चीज़ें कवर करनी थी वो सब मैंने कवर कर ली हैं। हालांकि एक चीज़ और बाकी है, डेव टूल्स, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि उसको हम तब कवर करेंगे जब हम एटलीस्ट अपना ऐप जो है वो रन करेंगे फर्स्ट टाइम पे। तो उससे क्या होगा कि मुझे आपको उसके अंदर जो डिपेंडेंसी ग्राफ बनता है या जो उसके अंदर हमारा पूरा प्रोफाइलर या जो कंसोल, मतलब जिस तरीके से हम उसको यूज़ कर सकते हैं वो सारा कुछ तभी बताऊंगी जब हम अपना ऐप जो है वो फर्स्ट टाइम रन करेंगे। तो आई गेस आज के लिए मुझे लग रहा है मैंने बहुत कुछ कवर कर लिया है और आप होपफुली नोट्स बना रहे होगे साथ के साथ, क्योंकि नोट्स बनाओगे तो ही ये चीज़ें जो हैं वो याद रहेंगी, क्योंकि जब तक हम लिखते नहीं है ना तब तक हमारे दिमाग में फिट नहीं होता। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें कवर कर दी, मैं फिर से रिवाइज कर देती हूँ एक बार। मैंने npm कवर कर दिया जिसको हम नोड पैकेज मैनेजर बिल्कुल नहीं बोलते, वो हालांकि नोड के साथ बाय डिफ़ॉल्ट आता है एज अ पैकेज मैनेजर, लेकिन उसकी डेफिनेशन नोड पैकेज मैनेजर बिल्कुल नहीं है। इसके बाद हमने उसके अंदर कवर किया मेट्रो को,
ठीक है। मेट्रो ही मेट्रो, एनपीएम, ये सब रिस्पॉन्सिबल हैं, नोड मॉड्यूल्स ये सब रिस्पॉन्सिबल है हमारी रिएक्ट नेटिव ऐप को फास्ट बनाने के लिए, इतनी उसकी ब्यूटी को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, इसके बाद हमने मेट्रो के स्टेजेस देखे, इसके बाद हमने बेबल देखा, इसके बाद हमने ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी समझी, इसके बाद हमने जो हमारा कंपाइलर जो बेबल और मैं उसके अंदर जो प्रीसेट्स होते हैं मैंने आपको वो बताए हैं। ठीक है, हर्म्स इंजन बताया है, सोर्स फाइल बताई है, एक और कीवर्ड दिया है आपको डायनाट्रेस और सेंट्री। आप जाके थोड़ा थोड़ा इसके बारे में पढ़ो, हालांकि मैं तो बताऊंगी लेकिन थोड़ा थोड़ा आप इसके बारे में सर्च करो ये सब क्या है। तो आई होप आज के लिए जितना भी मैंने बताया वो सब कुछ क्लियर होगा, और अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से और डीप डाइव करेंगे और अच्छे से बहुत सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। तब तक के लिए मैं बोलूँगी कि अगर अच्छा लग रहा है इतना नॉलेज शेयरिंग, इतनी डीप इन्फॉर्मेशन, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप एंजॉय कर रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है कि हम इतना डीप डाइव चीज़ों को पढ़ रहे हैं। और तब तक के लिए थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग द चैनल, बाय बाय।